नमस्कार साथियों, एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान की बुक के वीडियो सॉल्यूशन में काइनेमेटिक्स का पहला पार्ट, और ये यूनिट नंबर है। आपके पास बुक होगी काइनेमेटिक्स है जो, उसकी यूनिट नंबर है 6। पहली यूनिट हमने फिजिकल वर्ल्ड और मेजरमेंट की थी, उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, तीसरी वेव ऑप्टिक्स, चौथी ग्रेविटेशन, पांचवी रे ऑप्टिक्स, और आज अपने करेंगे काइनेमेटिक्स। और इस वीडियो में काइनेमेटिक्स के जितने भी सवाल आए हुए हैं, शुद्ध गतिकी के जितने भी सवाल आए हैं वो सारे कर देंगे। सिलेबस में जो काइनेमेटिक्स है शुद्ध गतिकी में, एक विमीय गति यानी कि सरल रेखा में गति से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। द्विविमीय गति में आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। जैसे द्विविमीय गति में प्रक्षेपीय गति पहले होता था सिलेबस में, प्रक्षेपीय गति अब नहीं है। तो आप एक विमीय गति में आपको पता है गति की समीकरण लगाना आपको आनी चाहिए। उसके अलावा आपेक्षिक वेग क्या होता है उस पर प्रश्न बन सकता है, और वो आपने पैटर्न देखा होगा अभी पीछे जो भी 2-3 एग्जाम हुए हैं उनमें, तो आप उससे आइडिया लग जाएगा आपको। और इस काइनेमेटिक्स की यूनिट में जितने भी पीछे जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे डाले हुए हैं, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे उस प्रश्नों में प्रक्षेपीय गति पे जो प्रश्न है उनकी हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल सिलेबस में नहीं है तो उनको करने का मतलब नहीं है। तो आप प्रक्षेपीय गति में जितने भी क्वेश्चन हैं इस यूनिट में वो आप छोड़ सकते हैं। हमने इसलिए डाल दिया कि हो सकता है बाद में आरपीएससी सिलेबस में डाल दे, उस हिसाब से हमने क्वेश्चन डाल रखे हैं। तो बुक आपके पास होनी चाहिए, बुक में साथ साथ करेक्शन भी हो जाएगा आपके, और साथ में आंसर की भी आप चेक कर लेंगे कहीं कोई आंसर की में मिसमैच तो नहीं हो रहा, और सॉल्यूशन में भी हो सकता है कहीं थोड़ी मोटी करेक्शन हो तो वो हम सही कर लेंगे। तो जिसके पास बुक नहीं है, जो भी अभ्यर्थी ये वीडियो देख रहे हैं, वो जल्द से जल्द बुक ऑर्डर करें और तैयारी करते रहें। अब भर्ती आ भी गई है नहीं तो आप तैयारी में लगे रहें। अब आपके पास इतना टाइम है कि आप फिजिक्स की यूनिटों की संख्या बढ़ा सकते हैं और फिजिक्स को टाइम दे सकते हैं पूरा। और टाइम देने का फ़ायदा ये होगा कि फिर आपके जो चांसेज हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, फिजिक्स अलग फर्क डालेगी आपके रिजल्ट में। तो चलते हैं, भौतिक विज्ञान की बुक है, जितने भी पीछे क्वेश्चन आए हैं उन सब का सार संग्रह है इसमें। तो आप तीनों बुक फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की कॉम्बो में मंगा सकते हैं। क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करनी है, और उसके बाद आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर एड्रेस लिख देंगे अपना पूरा इस फॉर्म में और भेज देंगे, तो 5 से 6 दिन के बीच में आपके पास बुक पहुंच जाएगी। तो परीक्षा से पहले परीक्षा की अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी किताब के माध्यम से। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज चल ही रही है, आप सब जानते हैं इसके बारे में। तो हम बात कर रहे हैं अब पहला क्वेश्चन जो है, एम द्रव्यमान की गेंद को एच ऊंचाई के भवन से गिराया जाता है, ठीक उसी समय उसके आधार से 2 एम द्रव्यमान की गेंद को इस प्रकार से ऊपर फेंका जाता है कि वह पहली गेंद को मध्य बिंदु पर गिर रही गेंद से टकराती है। भारी गेंद को किस चाल से फेंका गया, ये प्रश्न है। तो इसको करेंगे कैसे अपने, इसके लिए आपको डायग्राम बना लेना है। 2 बॉल हैं तो हम डायग्राम कैसे बनाएंगे कि एक बॉल को यहाँ से फेंका है और एक बॉल को यहाँ से फेंका है, और दोनों मिलती कहाँ है, बिल्कुल मिडल में, बीच में। यानी कि अगर ये टोटल ऊंचाई है वो h है, तो जहाँ ये मिली है ये वाली ऊंचाई कितनी है, h/2 होगी, और ये वाली ऊंचाई भी कितनी होगी, h/2, बिल्कुल बीच में मिली है ये। ठीक है, तो ये डायग्राम से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखो, इसको तो छोड़ा है, यानी कि इसका प्रारंभिक वेग तो कितना है, 0, लेकिन इसको छोड़ा नहीं, इसको फेंका गया, यानी इसका प्रारंभिक वेग 0 नहीं है, इसका कुछ ना कुछ प्रारंभिक वेग होगा। और वही वेग आपको ज्ञात करना है कि प्रारंभिक चाल किस चाल से फेंक के है। ये तो आप ही जानते हो कि ऊपर से छोड़ना है, लेकिन नीचे से ऐसे जोर से फेंकना पड़ेगा, तो कितनी चाल दे के उसको फेंका गया है वो बताना है। लेकिन आपको पता है कि ये जो गति हो रही है वो गुरुत्व के अधीन गति हो रही है, मतलब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है इस पे, और उसके कारण ही इस दोनों गेंदों की चाल में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो यानी कि सारा काम है वो गुरुत्व के कारण हो रहा है। लेकिन आप ये भी देखिए कि दोनों ने बराबर दूरी तय की है, दोनों ने बराबर दूरी तय की। तो
दोनों के द्वारा तय की गई दूरी बराबर है और दोनों पर त्वरण भी समान है। कितना है? जी। ए बराबर जी, एक पर प्लस जी और एक पे माइनस जी। एक में वेग में वृद्धि हो रही है और एक में वेग में कमी आ रही है। त्वरण भी बराबर है और दोनों के द्वारा तय किया गया विस्थापन भी बराबर है। तो पक्की बात है कि दोनों को द्वारा तय किया गया टाइम भी क्या होगा? बराबर। यानी कि इसको मान लो ये ए बिंदु पर है, ये बी बिंदु पर है और बीच वाला बिंदु क्या है? सी। तो बी से सी तक जाने में मान लो टाइम टी लगा है, तो ए से सी तक आने में इसको भी टाइम कितना लगेगा? टी। दोनों को बराबर समय लगेगा। ये बात क्लियर है। इसमें मतलब यही मेन लॉजिक है। तो आपकी बुक में जो दिया इस बिंदु को बी माना है तो मैं इसको बी मान लूंगा, इसको सी माना और इस बिंदु को ए माना। तो हम क्या करेंगे, जो पहली वस्तु है उस पर बी से सी तक, बी से सी तक गति की कौन सी समीकरण लगा देंगे? तो गति की हम समीकरण लगा देंगे सेकंड समीकरण, द्वितीय समीकरण लगा देंगे हम। कौन समीकरण लगाएंगे? द्वितीय समीकरण। हमारे पास डाटा क्या क्या है? प्रारंभिक वेग पता है हमारे को, तय किया गया विस्थापन भी पता है कितना है? h/2 है। और a का मान आपको पता ही है कितना होता है? g। यही होता है, a बराबर g है, नीचे आ रहा है तो प्लस g होगा। तो इससे क्या होगा, फायदा क्या होगा इससे ये समीकरण लगाने का? क्योंकि हम क्या करेंगे कि a से c तक भी गति की समीकरण लगाएंगे, a से c तक भी गति की दूसरी समीकरण लगाएंगे और b से c तक भी कौन समीकरण लगा रहे हैं? दूसरी। अब a से c तक अगर मैं गति की समीकरण लगाऊं तो मेरे को टाइम चाहिए, टाइम का मान t मान ले, लेकिन t का मान निकालना होगा पहले। तो हम इस b से c तक जो गति है उसमें t का मान निकाल के a से c तक वाले में रख देंगे तो हमारे पास u का मान आ जाएगा। ये मेरा लॉजिक है। तो कैसे करेंगे? तो b से c तक गति की समीकरण लगाएंगे हम दूसरी समीकरण क्या होती है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर। तो s का मान कितना है? h/2 है और u का मान तो 0 है, तो 0 गुना t हो जाएगा प्लस में 1/2 g और टी स्क्वेयर, यही आएगा। अब बचेगा क्या इसमें? इसमें मैं इधर कर देता हूँ h/2 बराबर पहले पद 0 हो जाएगा तो ये आएगा जी टी स्क्वेयर बट्टा में 2, 2 से 2 कट जाएगा तो टी स्क्वेयर बराबर आएगा h/g या t बराबर आएगा रूट में h/g। तो जो टाइम लगा है दोनों को वो लगा है h/g, h/g लगा है। अब हम कर देंगे a से c तक गति की समीकरण लगाएंगे हम, a से c तक। तो यहाँ जगह नहीं है, इधर ही कर लेते हैं। a से c तक, a से c तक वापिस गति की कौन सी समीकरण लगाएंगे? दूसरी समीकरण। तो समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो s का मान कितना है? दोनों के द्वारा तय किया विस्थापन तो बराबर ही है तो h/2 आएगा। u आपको ज्ञात करना है और t का मान कितना है? तो t का मान है रूट में h/g, ठीक है। और माइनस 1/2 g और t का मान कितना है? h/g है और उसका क्या होगा? होल स्क्वायर। जी टी स्क्वायर है ना, तो h/g रूट में h/g का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो ये आएगा h/2 बराबर u रूट h/g माइनस 1/2 और g गुणा में h/g हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे, रूट का स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, g से g कट जाएगा तो ये बनेगा 1/2h, 1/2h। और ये माइनस का 1/2h है, इधर आते ही प्लस का हो जाएगा, यानी कि h/2 प्लस h/2 बराबर u h/g बनेगा। h/2 कितना हो जाएगा? h बन जाएगा पूरा। तो यानी कि u h/g बराबर बन गया h। तो u बराबर कितना बनेगा? तो u बराबर बनेगा h गुणा में g बट्टा में h और रूट। अब ये h पूरा है, ये आधा है, h की पावर आधी है तो इसको काटेंगे तो यहाँ बनेगा रूट h गुणा में रूट g। दोनों को मैं एक साथ लिख सकता हूँ GH। तो इसका u का मान कितना आएगा? रूट GH। कितना आएगा? रूट GH आ जाएगा इसका ये आंसर। तो हम गति की 2 बार इक्वेशन लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक लगाने में हमारे को टाइम का मान निकलेगा, वो टाइम का मान हम यहाँ से यहाँ तक वाली गति की जो समीकरण लगाए उसमें रख देंगे तो हमारे पास ये मान प्राप्त हो जाएगा। गुरुत्व के अधीन गति का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है ये। द्रव्यमान का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि द्रव्यमान से कोई फर्क नहीं पड़ता द्रव्यमान किसका ज्यादा है किसका कम है, क्योंकि गुरुत्व के अधीन गति में गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, फेंके जाने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता।
ये आपने गुरुत्वाकर्षण में पढ़ा हुआ है। आगे चलते हैं हम। तो ये सॉल्यूशन किया हुआ है, बहुत बढ़िया तरीके से समझाया गया आपको, आप समझ सकते हैं बिल्कुल आसानी से। बस यहाँ पर थोड़ा सा ये करेक्शन है कि गति की कौन समीकरण है, दूसरी समीकरण है। गति कौन समीकरण है, दूसरी। ये यहाँ पे करेक्शन आपको करना है, तो साथ के साथ बुक में करते जाइए करेक्शन। तो आगे चलते हैं हम। 36 से 15 डिग्री कोण पर फेंके गए गोले की परास 1.5 किलोमीटर है। यदि गोले को उसी वेग से, तो ये प्रक्षेप्य गति पर है, इसका आंसर जो आएगा वो 3 किलोमीटर आएगा। वो अपने करेंगे नहीं। फॉर्मूला क्या लगता है, फॉर्मूला बता देता हूँ। जो क्षैतिज परास का फॉर्मूला आता है u² sin 2 थीटा बट्टा में g, इस फॉर्मूले से हल कर देंगे हम। ठीक है, थीटा के 2 मान दिए हुए हैं। आगे चलते हैं, वो बाकी दी हुई व्याख्या आप कर सकते हैं इसको। सौरतापूर्व गिर रही है एक पिंड अपने प्रथम, द्वितीय व तृतीय सेकंड में क्रमशः A1 A2 A3 दूरियां पार करती है, तो A1 A2 A3 का मान कितना हो। तो ये आपने एनसीईआरटी में एक एग्जांपल देखा होगा कि गुरुत्व के अधीन गति में किसी कण के द्वारा समान समय अंतरालों में पार की गई दूरियां उसी अनुपात में होती है जिस अनुपात में एक से शुरू होने वाली विषम संख्याएं होती है। तो पहली संख्या विषम संख्या 1, फिर 3, फिर 5। दूरियों का जो अनुपात होगा वो होगा A1 अनुपात A2 अनुपात A3 बराबर होगा 1:3:5। डायरेक्ट मतलब एग्जाम्पल से ही पूछा गया आपसे। आगे चलते हैं हम। तो गैलीलियो विषम अंक संबंधित नियम है ये। आगे चलते हैं। किसी बहुमंजिले भवन की ऊपरी छत से कोई गेंद 45 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी गई है। जिस बिंदु से गेंद गई है इसकी धरती से ऊंचाई 50 मीटर है। गेंद को धरती से टकराने में कितना समय लगेगा। तो ये भी गुरुत्व के अधीन गति में है, इसमें भी गति की समीकरणें लागू होगी। अब ये सेम टू सेम सवाल आपको एनसीईआरटी भौतिक विज्ञान की बुक में मिलेगा। हो सकता है उसमें रकम चेंज हो जाए, बाकी क्वेश्चन यही है सेम। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो इसमें हम सीधा गति की दूसरी समीकरण यूज कर देंगे, क्योंकि आपको u का मान दे रखा है। इसका मान दे रखा है u बराबर दे रखा है 45 मीटर प्रति सेकंड। और जिस इमारत से फेंका गया, आप देखिए एक इमारत है कितने मीटर ऊंची, 50 मीटर ऊंची है, और इसको इधर ऊपर की ओर फेंका गया है यार, ये u का मान दिया हुआ है। ठीक है, जिस बिंदु से गेंद गई इसकी धरती से ऊंचाई 50 मीटर है। गेंद को धरती से टकराने में कितना समय लगेगा। तो अब आप देखिए कि ऑलरेडी ये कितनी ऊंचाई पर है, 50 मीटर। मैं इस ऊंचाई को मान लेता हूं y0, इतना मान लेता हूं y0। और ये यहाँ पर भी कहीं ना कहीं अधिकतम ऊंचाई पे जाएगी। वो दूरी कितनी है, जैसे डायग्राम में ये y दिखाई गई है, और ये इतनी कितनी होगी, तो y में से ये y0 जाए तो ये आएगा y माइनस y0, ये होगा। ठीक है, तो गति की दूसरी समीकरण में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इसमें ऐसे लगाएंगे हम y बराबर y0, यानी कि पहले से अधिकतम ऊंचाई पर है, फिर हम लिखाएंगे ut प्लस में हाफ ऑफ at²। ए का मान कितना है, ऊपर की ओर फेंका तो ए का मान माइनस जी लेंगे हम। जी का मान कितना आएगा, माइनस का 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आएगा। तो टोटल विस्थापन कितना हुआ है, टोटल विस्थापन कितना हुआ है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। टोटल विस्थापन कितना हुआ है, तो इसको अपने जब करेंगे, आप डायग्राम देख लेते हैं। इसमें बुक में ये बिंदु ए दिया गया है, ये बिंदु बी दिया गया है। तो या हम सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, वाई बराबर होता है ut प्लस हाफ ऑफ at²।
तो विस्थापन टोटल कितना हुआ है, इससे बढ़िया ये है, सीधा समीकरण लगाएंगे y बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। बुक में इस तरीके से दिया हुआ है, लेकिन बुक में थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है, इसलिए आप इस तरीके से कर लेंगे अपने y बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो y का मान कितना है, तो विस्थापन कितना हो आप देखिए, a से गया ऊपर फिर वापस नीचे आया, तो मतलब a लास्ट पहला बिंदु a है और लास्ट बिंदु कौन है c, तो a से c तक कितना विस्थापन हुआ है 50 मीटर। कितना मीटर हुआ है, 50 मीटर ही हुआ है, ठीक है। और u का मान कितना है 45 गुणा में t प्लस 1/2 गुणा में a का मान है -10 गुणा में टी स्क्वायर, तो ये आएगा -5। तो ये आ जाएगा टोटल 50 बराबर 45t माइनस 5t स्क्वायर, ये आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं जोड़ तोड़ के, इस संख्या को इधर ले जाएं तो बनेगा 5t स्क्वायर, ये माइनस वाली संख्या इधर प्लस की हो जाएगी -45t, और प्लस में क्या आएगा 50 आ जाएगा, ये ऐसे कर देंगे इसको, और बराबर कितना आएगा 0 आएगा, ऐसे आ जाएगा। तो अगर वस्तु नीचे आ रही है तो इसको किसका ले लेंगे अपने, माइनस का ले लेंगे। किसका ले लेंगे, माइनस का। विस्थापन किस में लेंगे, माइनस में। नीचे की ओर गति हो रही है तो माइनस वाई एक्स की ओर हो रही है, तो इसको किसका ले लेंगे हम, माइनस का। और अब इसको सोल्व कर देंगे अपने। सोल्व करने के लिए 5 कॉमन आ जाएगा, इसमें से 5 कॉमन आएगा तो यहाँ टी स्क्वायर माइनस 9t और -10, और 5 इधर आके उधर चला जाएगा और कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये हल करना है इसको। तो गुणा करने में तो कितना आना चाहिए -10, और जोड़ने पे कितना आना चाहिए -9 आना चाहिए। ऐसी संख्या आपके दिमाग में है तो उस हिसाब से हल कर देंगे अपने। तो इस 9 के 2 टुकड़े करने हैं आपको, कि एक तो मैं कर देता हूँ -10t और एक कर देता हूँ +t, ये इसका टुकड़े कर दिए दोनों, और माइनस में कितना है 10 बराबर 0। यहाँ से t कॉमन आएगा तो t माइनस कितना बनेगा 10, प्लस में 1 कॉमन और t -10 बराबर 0। इसके 2 गुणनखंड हो गए, कौन कौन से 2 गुणनखंड हो गए, एक तो हो गया t -10 और एक हो गया t +1 बराबर 0। तो आएगा t बराबर 10 सेकंड या t बराबर -1 सेकंड। आपको पता है कि माइनस सभी समय कभी माइनस नहीं होता, तो t बराबर +10 सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे कर देंगे अपने गुरुत्व के अधीन गति में। अब बुक में जो है उसमें प्रारंभिक ऊंचाई दे रखी है y नोट दे रखी है 50 मीटर, और फिर y का मान है वो लिया 0, और u बराबर है 45 मीटर प्रति सेकंड, a का मान -10 है। तो y नोट का मान तो आप इसी तरीके से कीजिए, आप तो सही रहेगा। इसमें क्या है, सारे नीचे की ओर गति हो रही है, तो विस्थापन का मान भी किस में ले लिया, माइनस में, और त्वरण का मान भी, ऊपर की ओर फेंकी थी वस्तु, त्वरण का मान किस में ले लिया, माइनस में ले लिया। तो सारे माइनस में लेके इसको सोल्व किया आपने, तो ये इस प्रकार से आंसर आ जाएगा इसका। आगे चलते हैं अब। पृथ्वी तल के समांतर मुक्त आकाश में 0.1 kg की गोली 40 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक क्षैतिज वेग से फेंकी जाती है। गोली के पथ के वक्र का समीकरण होगा। तो ये भी प्रक्षेपीय गति पर आधारित है, तो इसको हम छोड़ देंगे। हालांकि इसका आंसर जो आएगा वो आएगा -1/320x²। हालांकि किया हुआ सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, प्रक्षेपीय पथ की समीकरण लगा के सोल्व किया गया इसको। आगे चलते हैं। 1 kg 5 इंची के 2 गोले समान ऊंचाई से एक ही समय पर गिराए जाते हैं। तो ये मान लो ऊंचाई है h, और यहाँ से एक तो 1 kg का और एक 5 kg का गिराया जाता है। एक भारी गोला और एक हल्का गोला है, एक ही समय पर गिराए जाते हैं। तो जो गोला धरातल पर पहुंचेगा वह होगा। तो दोनों का प्रारंभिक वेग समान होगा, दोनों को एक साथ छोड़ा है मतलब प्रारंभिक वेग इसका भी 0 और इसका भी 0 है, और दोनों के द्वारा तय विस्थापन भी क्या है, बराबर।
और दोनों का त्वरण भी क्या है, बराबर है। तो त्वरण बराबर है मतलब वेग में परिवर्तन, यानी कि जितना वेग इसका बढ़ेगा उतना ही वेग इसका बढ़ेगा हर सेकंड। तो मतलब यानी कि यहाँ पे आपको द्रव्यमान नहीं देखने हैं, क्योंकि जी का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो दोनों गोले एक साथ पहुंचेंगे, द्रव्यमान से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसे कहते ना कि इसको कोई 5 मीटर प्रति सेकंड से फेंका, इसको 20 मीटर प्रति सेकंड, तब वेग का मान अलग अलग होता, तो फिर ये पहले कौन सा था बाद में कौन सा था उसका पता चलता। अब दोनों की हाइट बराबर है, दोनों का प्रारंभिक वेग बराबर है, दोनों का त्वरण बराबर है, तो दोनों एक साथ पहुंचेंगे, द्रव्यमान से कोई लेना देना नहीं है। धरातल लगा समय द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा, इसलिए दोनों गोले धरातल पर एक साथ पहुंचेंगे। ऐसे कर देंगे इसको। एक खिलाड़ी क्षैतिज धरातल से किस कोण पर एक गेंद को फेंके जिससे गेंद अधिकतम दूरी पर जाए। तो मतलब ये क्षैतिज प्रास पर है, फॉर्मूला क्षैतिज प्रास पर है, और इसका जो आंसर होगा वो होगा 45 डिग्री। अधिकतम दूरी पर जाने के लिए कितना डिग्री होना चाहिए, 45 डिग्री। यानी कि गेंद को ऐसे फेंकेंगे तो धरातल क्षैतिज धरातल के साथ कितना कोण होना चाहिए, 45 डिग्री का कोण होना चाहिए। आगे चलते हैं। ये क्षैतिज प्रास का फॉर्मूला लगा के इसको हल किया गया है। m केजी द्रव्यमान की एक रस्सी की सहायता से n चक्कर प्रति सेकंड कोणीय वेग से घूम रहा है। m केजी द्रव्यमान यानी कि एक m केजी का द्रव्यमान रस्सी की सहायता से ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, और एक सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है, n। मतलब ये आवृत्ति है, आवृत्ति का मान कितना दिया हुआ है, n। ये कौन सी आवृत्ति है, रेखीय आवृत्ति। तो कोणीय आवृत्ति कितनी होगी, वो होगी 2πn। यदि त्रिज्या का मान स्थिर रखते हुए रस्सी का तनाव दुगुना कर दिया जाए तो परिणामी कोणीय वेग लगभग होगा। इसमें देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये चक्कर लगाई क्यों रही है, क्योंकि रस्सी को आप जब घुमाते हैं तो रस्सी में तनाव उत्पन्न होता है T, और ये तनाव बल है वो ही रस्सी को घूमने के लिए कौन सा बल प्रदान करता है, अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, m ओमेगा स्क्वायर r। तो m ओमेगा का मान कितना है, 2πn का होल स्क्वायर इंटू r बराबर कितना है, t। तो यहाँ से अपने सोल्व करेंगे तो m 4πn स्क्वायर r बराबर कितना आएगा, t। तो मैं n स्क्वायर का t के साथ संबंध देखूं तनाव के साथ, तो क्या है, n स्क्वायर तनाव के समानुपाती, और n है वो तनाव के रूट के क्या होगा, समानुपाती हो। समझ में आई बात। तो जो आवृत्ति है वो तनाव के क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती। तो पहले मान लेते हैं तनाव T1 बराबर कितना है, T, और बाद में तनाव T2 है वो कितना है, पहले वाले तनाव का कितना गुणा कर दिया है, 2 गुणा। तो आवृत्ति पहले बाद वाली और पहले वाली का अनुपात निकालें तो T के समानुपाती आवृत्ति रूट के, तो आएगा बराबर रूट N2 के सामने T2 और N1 के सामने T1 आएगा। तो T2 का मान कितना है, 2T, और T1 का मान है T। T से T क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो N2 बट्टा में N1 बराबर आएगा √2, या N2 बराबर आएगा √2n। कितना आएगा, √2n। इसका आंसर आ जाए। ये वृत्तीय वृत्ताकार गति के लिए ये, तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए क्वेश्चन किससे जुड़ सकता है, ये न्यूटन के गति के नियमों वाले चैप्टर में से जुड़ सकता है ये। आगे चलते हैं। ये किया हुआ बढ़िया से समझाया आपको, बुक में आप देख सकते हैं आराम से। कैपिटल R त्रिज्या के वृत्तीय ट्रैक पर एक पूर्ण चक्कर करने में एक धावक को 40 सेकंड लगते हैं। 2 मिनट 20 सेकंड पश्चात उसका विस्थापन क्या होगा। तो ये कह रहा है कि एक इस पूरे ट्रैक में एक राउंड पूरा करने में एक चक्कर में कितना टाइम लगता है, एक चक्कर में लगा समय है वो 40 सेकंड है। या मैं ऐसे लिखूंगा कि 40 सेकंड में कितना चक्कर, एक चक्कर। ठीक है, तो एक सेकंड में कितने चक्कर होंगे, एक सेकंड में होंगे 1/40 चक्कर। लेकिन आपको कितने सेकंड में चाहिए, तो ये है वो 2 मिनट में कितने सेकंड हो गए, 120, 120 प्लस 20 कितने हो गए, 140। तो 140 सेकंड में कितने चक्कर होंगे, तो वो होंगे 1/40 गुणा में 140। ये कितना आएगा, 14/4, यानी कि 4 तिये 12 और बच गए 2 और 4 5 20, यानी कि कितने चक्कर लगेंगे, 3.5 चक्कर लगेंगे। यानी कि ऐसे चलेगा
ये पहला चक्कर, फिर दूसरा चक्कर, फिर तीसरा चक्कर, और फिर आधा चक्कर, मतलब यहाँ पे, यानी कि ए से चला और यहाँ तक आ गया। तो ये त्रिज्या मान लो कितनी है, आर है, कैपिटल आर है। तो टोटल विस्थापन कितना होगा, ये 2r होगा। तो आपसे विस्थापन ही पूछा है, आपको तो ये देखना है प्रारंभिक स्थिति क्या है और अंतिम स्थिति क्या है। तो प्रारंभिक स्थिति है और अंतिम स्थिति बी है, तो उनके बीच की सीधी दूरी कितनी है, 2r। कितनी है, 2r। तो विस्थापन कितना होगा, 2r। प्रारंभिक चक्कर कितने लगे उस बात से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हर एक राउंड में विस्थापन कितना हो जाएगा, 0। ए से चलेगा, ए पर वापिस आएगा तो 0, फिर अगले चक्कर में 0, उससे आगे वाले चक्कर में 0, लेकिन जो 3.5वां चक्कर आएगा उसमें ए से कहाँ तक आएगा, बी तक। तो ये व्यास वाली दूरी हो जाएगी, यही क्या होगा, विस्थापन हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 2r। आगे चलते हैं, अब इसमें किया है बढ़िया से, आप देख सकते हैं, समझाया हुआ है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। एक कार 500 मीटर त्रिज्या की वृत्ताकार सड़क पर 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। इसकी चाल में 2 मीटर प्रति सेकंड की दर में वृद्धि हो रही है। कार का त्वरण है। तो एक कार है वो वृत्ताकार सड़क पर 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। तो कार है वो वृत्ताकार सड़क पे चल रही है। तो ये वर्ताकार सड़क है और मान लो कार यहाँ है, इसकी जो चाल है, रेखीय चाल, वो कितनी है, 30 मीटर प्रति सेकंड। मैं यहाँ पे इधर साइड में लिखूंगा, v बराबर कितना दिया हुआ है, 30 मीटर प्रति सेकंड। और इसकी चाल में 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर में वृद्धि हो रही है, यानी कि ये त्वरण का मान दिया हुआ है। अब वृत्तीय गति में क्या होता है, 2 टाइप के त्वरण होते हैं। एक तो होता है स्पर्श रेखीय त्वरण, ये मैं लिख रहा हूँ AT, ये कौन सा त्वरण है, स्पर्श रेखीय त्वरण। और एक आपको पता ही है कौन सा त्वरण लगता है, जो हमेशा केंद्र की ओर होता है, वो होता है अभिकेंद्रीय त्वरण। अब जो परिणामी त्वरण आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा। ये एक सदिश ऐसे है और एक सदिश ऐसे है, तो परिणामी सदिश ऐसे आएगा, यानी कि ये परिणामी त्वरण है ए। तो ए बराबर कितना होगा, ये होगा समांतर चतुर्भुज के नियम से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 90। इन दोनों AT और AC के बीच में कोण कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसको लिखेंगे हम AC स्क्वायर प्लस में AT स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे। अब समस्या ये है कि AT और AC का मान कितना है। तो AT का मान तो दे रखा है आपको, ये किसका मान है, AT का। तो AT बराबर कितना दिया हुआ है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। AC हम निकाल सकते हैं, अभिकेंद्रीय त्वरण होता है v स्क्वायर बट्टा में r, v स्क्वायर अपॉन में r होता है। तो v का मान कितना है, v का मान है 30 गुणा 30 बट्टा में त्रिज्या कितनी है, 500 मीटर है, ये आएगा 9/5। तो ये दोनों मान यहाँ पे रख देंगे, ये 9/5 का होल स्क्वायर प्लस में AT का मान कितना है, 2 का स्क्वायर। और जब आप इसको हल करेंगे तो मान आएगा लगभग 2.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वैसे ये क्वेश्चन भी स्किप किया जा सकता है, क्योंकि अभिकेंद्रीय त्वरण अब सिलेबस में है नहीं आपके डायरेक्ट, तो आप ये पहले था तो करवा दिया आपको। आगे चलते हैं, अभी आपको सिर्फ सरल रेखीय गति या एक विमीय गति में गति की समीकरण और गुरुत्व के अधीन गति से या आपेक्षिक वेग से प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपसे, तो वो टॉपिक आप क्लियर रखें एकदम। 1 मीटर त्रिज्या के अर्धवृत्त पर गति करता हुआ कण A से B तक 1 सेकंड में पहुंच जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। औसत वेग होगा, तो औसत वेग कितना होगा, तो तय किया गया टोटल विस्थापन बट्टा में लगा टोटल समय। टोटल विस्थापन कितना है, तो A से B तक पहुंचा है, तो ये त्रिज्या मान लो r है, तो कितना विस्थापन हो गया, 2r बट्टा में टाइम का मान कितना, डेल्टा t, वो कितना सेकंड है, 1 सेकंड है। तो 2 और r का मान कितना है, 1 मीटर है, तो वेग कितना आएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड आ जाए। बिल्कुल आसान है, ये बिल्कुल आसान है। आगे चलते हैं, अब प्रक्षेप्य गति वाला अपने करेंगे, हालांकि इसका आंसर क्या होगा, 1/8 GT स्क्वायर हो जाए। आगे चलते हैं, इसका मान कितना होगा, तो इसका मान होगा 1/8G, ये होगा इसका। सेम ये दोनों पीछे वाला क्वेश्चन, ये दोनों प्रक्षेप्य गति पर है। आगे चलते हैं, अब
एक 200 मीटर लंबी ट्रेन 600 मीटर लंबे लंबे पुल से गुजरती है। यदि ट्रेन की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन द्वारा पुल पार करने में लगा समय। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि मान लो ट्रेन है वो एक पुल को पार करे, ये पुल है तो ट्रेन यहां पर है। अब ट्रेन पार करेगी तो पुल की लंबाई तो आपको दे रखी है कितनी, 200 मीटर। ये कितना मीटर है, 200 मीटर। ट्रेन पार करने का मतलब है कि ट्रेन है वो पूरी पूरी यहां पहुंचेगी तभी पार करेगी ना। तो आप देखिए कि टोटल दूरी कितनी तय करेगी ट्रेन, एक तो खुद वाली दूरी पार करेगी और एक पुल वाली दूरी पार करेगी। मतलब ये पूरा इतना यहां से यहां तक ये कितना होगा, 200 प्लस में ट्रेन की खुद की कितनी है, 600 मीटर। टोटल कितना होगा विस्थापन, टोटल तय दूरी कितनी होगी, 800 मीटर होगी दूरी। कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 800 मीटर। ट्रेन की चाल कितनी है, ट्रेन की चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको सेकंड में आंसर पूछा है तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम उस जगह 5/18 से गुणा कर देते हैं तो ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। ये कितना आएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड आएगा। तो अब हम निकाल देंगे, चाल आ गई हमारे पास। तो समय क्या होगा, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल हो जाएगा। तो दूरी कितनी है, तो दूरी है 800 मीटर और चाल कितनी है 10। ये कितना आएगा, 80 सेकंड। कितने सेकंड लगेंगे ट्रेन को उस पुल को पार करने में, 80 सेकंड लग जाएंगे। आगे चलते हैं। अब ये बढ़िया से किया हुआ क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आराम से कर देंगे इसको। एक कण वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए समान समय अंतराल में समान कोणीय विस्थापन तय करता है। तो एक कण है जो वृत्ताकार पथ में है और वो समान समय में समान कोणीय विस्थापन तय करता है। यानी कि ओमेगा बराबर है डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी। यानी कि ओमेगा का मान, कोणीय वेग का मान क्या है, नियत है। कोणीय वेग का मान नियत है। तो वेग सदिश, कोणीय वेग का मान नियत है और v बराबर क्या होता है, ओमेगा आर। तो आपको पता है आर तो वही रहेगी। तो वेग जो है रेखीय वेग का परिमाण हमेशा क्या रहेगा, नियत। कितना रहेगा, ओमेगा आर। कितना रहेगा, ओमेगा आर। तो रेखीय वेग का परिमाण नियत रहेगा। लेकिन आपको पता है कि यहाँ रेखीय वेग की दिशा इधर है और यहाँ किधर होगी, इधर। यहाँ किधर होगी, इधर। तो हर क्षण वेग की दिशा क्या होती जाएगी, बदलती जाएगी। तो वेग सदिश का क्या बदलती है, केवल दिशा बदलती है। क्या बदलती है, दिशा, परिमाण नहीं बदलता। परिमाण कितना रहेगा, ओमेगा। तो त्रिज्या तो फिक्स है, कोणीय वेग भी आपको क्या कह रहे हैं, समान समय अंतराल में समान कोणीय विस्थापन तय करने का मतलब कोणीय वेग का मान नियत है। तो ओमेगा भी नियत, तो आर भी नियत, तो वी भी क्या आएगा, नियत आएगा। लेकिन वेग की क्या बदलेगी, दिशा। वेग की क्या बदलेगी, दिशा। तो वेग सदिश की क्या बदलती है, दिशा बदलती है। क्या बदलती है, दिशा। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। एक कण का वेग v बराबर ए टी प्लस बी टी स्क्वेयर है। कण का वेग दिया हुआ है ए टी प्लस बी टी स्क्वेयर है। ए व बी नियंत्रांक है तो इसके द्वारा 1 व 2 सेकंड के मध्य तय दूरी। वेग दिया हुआ, क्या पूछा है, दूरी। तो हम कैसे करेंगे, तो चाल या वेग दियो और दूरी पूछी हो तो हम v को दूरी के रूप में, विस्थापन के रूप में कैसे लिखते हैं, तो v बराबर होता है डी एस बट्टा डी टी। और ये मान कितना है, ए टी प्लस बी टी स्क्वेयर। ये अवकलन रूप है विस्थापन और वेग में। यानी कि विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन करते तो क्या प्राप्त होता है, वेग प्राप्त होता है। यानी कि आपको डी एस बट्टा डी टी का मान दिया हुआ है ए टी प्लस बी टी स्क्वेयर। तो डी एस बराबर क्या होगा, वो होगा ए टी प्लस बी टी स्क्वेयर गुणा में डी टी। डी टी इधर भेज दिया। अब क्या करना है, तो आप याद रखेंगे वेग दिया हुआ है, विस्थापन ज्ञात करना हो तो समाकलन करते हैं, और विस्थापन दिया हुआ वेग ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, अवकलन। तब भी आपको वेग दिया हुआ है, विस्थापन ज्ञात करना है तो हम दोनों साइड क्या कर देंगे, समाकलन। दी गई सीमाओं के बीच में, सीमाएं समय की लगेगी क्योंकि समय के सापेक्ष होगा। समय कितने हैं, 1 से 2 सेकेंड। तो डी एस का क्या होगा, एस, और इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, 1 से 2 ए टी और डी टी, प्लस में 1 से 2 और बी टी स्क्वेयर और डी टी। पहले समाकलन आता है, फिर किसका करना है वो आएगा और किसके सापेक्ष करना है वो आ जाएगा। तो ए
टी का समाकलन कितना होता है, टी स्क्वायर बट्टा 2, और लिमिट कितनी है 1 से 2, प्लस में बी टी स्क्वायर का कितना होगा, टी की क्यूब बट्टा में 3 और 1 से 2। अब हम क्या करेंगे, सीमाएं हल करेंगे। तो सीमाएं हल कैसे करेंगे, तो ए और पहले इस टी की जगह कितना रखना है 2, 2 का स्क्वायर बट्टा में 2 माइनस फिर कितना रखना है 1 का स्क्वायर बट्टा में 2 प्लस बी आएगा, और फिर क्या लिखेंगे 2 का क्यूब बट्टा में 2 माइनस 1 का क्यूब बट्टा में 2, ये आएगा। तो ए 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 बट्टा 2 कितना हो जाएगा 2, और 2 में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा 3 बट्टा 2, और बी आएगा, और 2 का क्यूब 8, 8 का आधा 4 होगा, 4 में से 1 बट्टा 2 जाएगा तो 7 बट्टा 2 बचेगा ना। तो ये मान आएगा 7 बट्टा 2, नहीं 7 बट्टा 3, सॉरी ये 3 है, इस आगे वाले में 3 था, ये गलती होगी, 3 था, 7 बट्टा 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 7 बट्टा 3। तो ये है, करना है आपको ऐसे। तो ये विस्थापन आएगा 3 बट्टा 2 ए प्लस 7 बट्टा 3 बी। बिल्कुल आसान प्रश्न है ये, ऐसे प्रश्न आने की भी संभावना रहती है। ये एक विमीय गति से ही है, समाकलन करके आपको बताया गया, आराम से कर सकते हैं आप हल इसको। एक एक्स दिशा में नियत त्वरण से गति कर रहा है, एक कण है वो एक्स दिशा में नियत त्वरण से गति कर रहा है। तो नियत दिशा में गति कर रहा है ऐसे, एक्स बराबर मान लो ये एक्स एक्स है, तो यहाँ एक्स बराबर कितना है 5 मीटर पर, चाल कितनी है यहाँ पे, चाल मान लो प्रारंभिक चाल है यू, वो है 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। बाद में x बराबर 65, ये x बराबर आ गया 65, ये x1 है और ये x2 है। 65 मीटर पर इसकी चाल हमारे को पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर त्वरण पूछा है। क्या पूछा है, त्वरण। तो विस्थापन कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक, तो विस्थापन हुआ s मान लो मैं इसको, तो आएगा x2 माइनस x1, यानी कि 65 माइनस 5, तो विस्थापन हुआ 60 मीटर। कितना मीटर हो गया, 60 मीटर। प्रारंभिक चाल इसकी पता है आपको 10 मीटर प्रति सेकंड है, और क्या पूछा है, त्वरण, और टाइम भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 सेकंड। तो हम गति की कौन सी समीकरण लगा दें, तीसरी। S बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर। S का मान कितना है 60, और U का मान कितना है, U का मान है 10, T का मान कितना है 2 प्लस 1 बट्टा 2 गुणा में 1 गुणा में T का मान है 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 हो जाएगा। ये आएगा 20 प्लस में 2 का स्क्वायर है, 1 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा 2a, इधर क्या होगा 60, 2a बराबर होगा 60 माइनस 20 बराबर कितना आएगा 40। a बराबर कितना आएगा, a बराबर आएगा 40 बट्टा 2, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ये गति की समीकरणों पर शुद्ध गति की समीकरण, ऐसे प्रश्न आपको निकालने आने चाहिए, और ऐसे प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए, ये बात है। आगे चलते हैं। ये प्रक्षेपीय गति पर है, प्रक्षेपीय गति पर है, और इसका आंसर होगा 4R। हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि प्रक्षेपीय गति अभी आपके सिलेबस में नहीं है। दो समांतर रेल पटरियां उत्तर दक्षिण दिशा में हैं। एक रेलगाड़ी ए उत्तर दिशा में 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान, दूसरी रेलगाड़ी बी दक्षिण दिशा में 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है। रेलगाड़ी ए की छत पर इसकी गति की विपरीत दिशा में रेलगाड़ी ए के सापेक्ष 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दौड़ते हुए उस बंदर का वेग क्या है जो पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति के द्वारा देखा जा रहा है। तो इसमें अपने इधर मानूंगा मैं दक्षिण और इधर मानूंगा उत्तर। तो रेलगाड़ी ये है वो किधर जा रही है, रेलगाड़ी ये है वो जा रही है उत्तर दिशा की, और रेलगाड़ी ए का वेग मैंने लिख दिया बी ए बराबर कितना है 15 मीटर प्रति सेकंड। किसके सापेक्ष है, ये ग्राउंड के सापेक्ष।
स्थिर धरती के सापेक्ष कितना वेग है इसका, 15 मीटर प्रति सेकंड है। वो रेलगाड़ी बी है वो इधर जा रही है, कितने वेग से, तो रेलगाड़ी बी है वो इधर जा रही है। मैं उत्तर दिशा वाले को वेग, क्योंकि दोनों दिशा चेंज है तो वेग का मान एक का प्लस दिया जाएगा और दूसरे का माइनस। तो इस वी बी का मान हमने क्या लेना है, माइनस, यानी कि दक्षिण की तरफ जाने वाले को माइनस और इधर वाले को क्या लेना है, प्लस। तो वी बी का मान कितना है, -25 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ एक प्रेक्षक खड़ा है, ठीक है, और क्या कहा है कि रेलगाड़ी के एक ही छत पर, रेलगाड़ी एक ही छत पर, रेलगाड़ी ए के सापेक्ष 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दौड़ते हुए और एक ही छत पर विपरीत दिशा में, गति की विपरीत दिशा, मतलब रेलगाड़ी ए तो जा रही है उत्तर दिशा की ओर, किधर जा रही है, उत्तर दिशा की ओर। इसके ऊपर एक बंदर है, वो किधर जा रहा है, दक्षिण दिशा की ओर। और उसकी चाल रेलगाड़ी ए के सापेक्ष कितनी है, रेलगाड़ी ए के सापेक्ष है 5 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि वी एम ए, एम का ए के सापेक्ष कितना मान है, 5 मीटर प्रति सेकंड। कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड, वो भी किसका, माइनस का। ठीक है, ये आपको मान दिया हुआ है। अब आपको करना क्या है, आपको बताना है कि ये प्रेक्षक है वो इस बंदर को देख रहा है, इस प्रेक्षक को ये चाल कितनी दिखाई देगी। तो प्रेक्षक मतलब ग्राउंड पे ही खड़ा है, आपके कहाँ खड़ा है, ये ग्राउंड पे खड़ा है। तो यानी कि आपको ज्ञात करना है बी एम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के सापेक्ष। वो होगा वी एम माइनस, ऐसे नहीं करेंगे इसको, वी एम ए का मान दिया तो इससे करेंगे अपने, वी एम ए बराबर होगा बी एम माइनस बी ए। ठीक है, और यहाँ कुछ नहीं लिखा तो ग्राउंड होगा। और वी एम जी आपको ज्ञात करना है, वी एम जी यानी कि मंकी का ग्राउंड के सापेक्ष, ग्राउंड पे खड़ा है ना ऑब्जर्वर, ये मान दिया तो हमने ऐसे लिख दिया इसको। अब वी एम जी का मान ज्ञात करना आपको, वी एम जी कितना होगा, तो वी एम जी ये इधर आके प्लस का हो जाए तो वी एम ए प्लस में वी ए जी होगा। तो वी एम ए का मान कितना है, वी एम ए का मान है कितना है, वी एम ए का मान -5 और प्लस में बी ए जी का मान, तो ए जी का मान था प्लस का 15, कितना आएगा ये 10 मीटर प्रति सेकंड। और सीधा शॉर्टकट है कि भी रेलगाड़ी इधर जा रही है कितने चाल से, 15 मीटर प्रति सेकंड से, उस पे बंदर दौड़ रहा है इधर, इधर दौड़ रहा है। तो मतलब जब भी कोई चीज एक दूसरी चीज पर सवार होती है फिर उनका वेग पूछे तो एक में से अगर एक ही दिशा में जा रही है, जैसे हवा में हम चल रहे हैं तो अगर हम हवा की दिशा में चलते तो हमारी चाल बढ़ जाएगी। तो वैसे ही बंदर अगर रेलगाड़ी के चाल की दिशा में चलता तब तो उसकी चाल उसमें ऐड हो जाती है रेलगाड़ी की चाल में, लेकिन ये विपरीत दिशा में चल रहा है तो चाल क्या होगी, घट गई। तो 15 - 5 कितना हो गया, 10 हो गया। सीधा भी अपने बता सकते हैं इसका आंसर। तो ये हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। और किधर होगी ये, उत्तर की ओर, उत्तर की ओर होगी ये, यानी कि बंदर अब भी उधर जाता हुआ प्रतीत होगा। दर्शाए अनुसार एक डार्टेक्स की ओर क्षैतिज वेग 20 मीटर प्रति सेकंड से फेंका गया है, वाई को 0.1 सेकंड पश्चात टकराता है तो दूरी एक्स वाई होगी। तो आपको दूरी एक्स वाई पूछी है और डार्क को इधर फेंका है 20 मीटर प्रति सेकंड, इधर फेंका है, इधर नीचे की ओर कोई वेग नहीं है, तो नीचे के आने वाला जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है, 0 है। और गुरुत्वीय त्वरण कितना है, जी बराबर है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मतलब आपसे विस्थापन पूछा है। तो एस बराबर टाइम भी दिया है, कितने सेकंड के बाद पहुंचता है, 0.1 सेकंड के पश्चात। तो एस बराबर हम लिख देंगे यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि आपको u पता है, g पता है, यानी कि a पता है, त्वरण का मान पता है और t का मान पता है और s पूछा है। तो कौन सी समीकरण सुटेबल होगी, समीकरण 2 ही सुटेबल होगी। और बाकी दो क्यों नहीं, क्योंकि बाकी में v होता है अंतिम वेग, वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो s का मान कितना आएगा, ये s है, s का मान आएगा s बराबर u का मान 0 गुणा में t का मान तो 0.1 है प्लस में 1/2, a का मान 10 है, t का मान 0.1 का होल स्क्वायर है। तो कितना आएगा s बराबर 1/2 गुणा में 10
0.1 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा। ठीक है, और ये 5 से कट दो, 2 को 5 कट जाएगा, 10, 5 आ जाएगा, तो 5 को इससे गुणा करेंगे तो 0.05 मीटर। इसका आंसर आएगा 0.05 मीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा 0.05 मीटर। आगे चलते हैं। अब ये है प्रक्षेप्य गति में वापिस सवाल आ गई है, तो इसका मान जो आएगा 5/4 आ जाए प्रक्षेप्य गति पे, इसीलिए हम नहीं कर रहे इसको। आगे चलते हैं। एक स्थिर लक्ष्य में जब एक गोली को दागते हैं तो ये 3 सेंटीमीटर दूरी भेदन में आधा वेग खो देती है। यदि इसकी गति में नियत प्रतिरोध होती है, विराम में आने से पूर्व x दूरी तय करती है, यहाँ x है। तो मान लेते हैं कि ये एक टारगेट है और एक गोली को चलाया हमने यहाँ से A से, और ये यहाँ पहुंची। जब यहाँ पहुंची, जब इसमें धंसने वाली है, तब इसका प्रारंभिक वेग मान लिया हमने कितना है, u। कितना है, u। अब इसके बाद देखो ये कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर धंसने के बाद, यानी कि इसके अंदर धंसी और मान लो यहाँ पर पहुंची है, और ये दूरी है वो कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, तब ये अपना आधा वेग खो देती है। तो प्रवेश की तरफ वेग u था, और अब यहाँ वेग कितना हो गया, u/2 हो गया। ठीक है, और फिर ये कह रहा है कि यह विराम में आने से पूर्व x दूरी तय करती है, तो यहाँ x कितना होगा, तो ये यहाँ से तो आधा वेग हुई, फिर आगे आ जाके पूरा वेग हो दी। मान लो ये यहाँ पर पहुंची है, लास्ट में A से पहुंची B, B से पहुंची C और C से पहुंची D, तो यानी कि आपको B से D तक ये टोटल विस्थापन आपको बताना है। ये विस्थापन आपको, ये x दिया, इस x का मान आपको ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए आपको B से C तक, B से C तक प्रारंभिक वेग भी पता है कितना है u, और अंतिम वेग भी पता है कितना है, u/2 है, और विस्थापन भी पता है। तो आप त्वरण बता सकते हैं, यानी कि आपको u पता है, v पता है, s पता है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, त्वरण निकाल सकते हैं। कौन समीकरण से, गति की तीसरी समीकरण से त्वरण की जरूरत पड़ेगी हमारे को। त्वरण कितना आएगा, तो v² बराबर u² प्लस में 2as, तो कितना आएगा, v का मान अंतिम वेग कितना है, u/2 का होल स्क्वायर बराबर u² प्लस में 2 गुणा 1 गुणा 3 सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर में रख लेंगे इसको, मीटर में बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आएगा u²/4, u²/4, और ये u² ये इधर आएगा माइनस में, बराबर आएगा 2a यानी कि 6a, और u² माइनस u²/4 में से जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा -3/4 u² बराबर 6a। तो a बराबर कितना आएगा, तो a बराबर आएगा ये -3/4 गुणा में 6 u², तो 3 से कटेगा तो ये आएगा -u²/8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण आ जाएगा, ये क्या आ गया, इसका त्वरण आ गया। ठीक है, तो ये त्वरण आ गया। अब क्या करना है, ये x ज्ञात करना है। तो फिर हम अब की बार जो यही समीकरण लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे को प्रारंभिक वेग पता है और अंतिम वेग भी पता है, यहाँ वेग कितना हो गया है, 0, तो पुनः यही समीकरण लगा देंगे। तो पुनः समीकरण तो होता है v² बराबर u² प्लस 2s, तो v अंतिम वेग कितना है, 0, और u² का मान कितना है, -u²/8 है, नहीं u² का मान नहीं था, सॉरी, ये u² ही रहेगा यहाँ पर, तो ये था u² का u² रहेगा प्लस में 2 गुणा में -u²/8 इंटू में x, ये है। तो ये आएगा कुल मिला के जो आएगा, क्या आएगा, ये इसमें इधर हल कर रहा हूं मैं, 0 बराबर u² माइनस 2 से 8 कटेगा तो बनेगा u²/4 गुणा में x, तो u² में से, मतलब एक u² में से u²/4 जाए तो बचेगा 3/4 u² गुणा में x, और नहीं ऐसे नहीं करेंगे, गलती यहाँ पे भी हो रही है, आगे वाले में करेंगे अपने। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आगे स्टेप में क्या होगा, आगे स्टेप में ये होगा
जीरो बराबर, जैसे अभी स्टेप आया यू स्केयर माइनस यू स्केयर बट्टा में 8 गुणा में 2 था, गुणा में एक्स, एक्स था इसमें, तो जीरो बराबर यू स्क्वायर को इधर भेज देते तो ये माइनस यू स्क्वायर बन जाएगा, इस यू स्क्वायर को इधर भेजे माइनस ये, तो ये बनेगा माइनस का यू स्क्वायर बट्टा में 4x, तो ये आएगा x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आएगा 4 यू स्क्वायर बट्टा में यू स्क्वायर, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट जाएगा तो x बराबर कितना आएगा 4 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर आएगा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, यू स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 4, x बराबर है 1 सेंटीमीटर, कैसे आ गया यू स्क्वायर बट्टा 2 तो है यू स्क्वायर बट्टा 8 और u बाई 2 और s बराबर a बराबर गति की तीसरे समीकरण से, तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर बट्टा 4, अच्छा तो ये विराम में आने से पूर्व x दूरी तय करता है, तो यही गड़बड़ होगी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो x है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, तो जो प्रारंभिक वेग है वो कितना लेना है u बाई 2 लेना है, ये गलती होगी है, माफ कीजिए। तो ये जो है यू स्क्वायर बट्टा 2 आए, यू स्क्वायर बट्टा 4 आएगा, ये कितना आएगा यू स्क्वायर बट्टा 4, तो फिर इधर भी यू स्क्वायर बट्टा 4 और 4 बट्टा 4 1, और तो कितना आएगा ये 1 सेंटीमीटर है। पर्सन की लैंग्वेज में थोड़ा पढ़ने में गलती हो गई थी कि यहाँ पर तो हो गया, इसके बाद कह रहा है कि इसके बाद कितनी दूरी तय करता है x, यहाँ से आधा वेग होने के बाद यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी तय करता है x, तो हम गति की समीकरण है वो c से d तक लगाएंगे, कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे c से d तक, c से d तक लगाएंगे, तो ये यू स्क्वायर बट्टा u बट्टा में 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये मान रखना, ये प्रारंभिक वेग u बाई 2 और अंतिम वेग कितना है 0 है, तो ये आंसर आपका 1 सेंटीमीटर आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। आगे चलते हैं। किसी सरल रेखा गतिश गति करते हुए कण के लिए वेग विस्थापन वक्र चित्र में दर्शानुसार है, जब कण का विस्थापन 3 मीटर है तब इसके त्वरण का परिमाण होगा। तो देखिए वेग विस्थापन है, ये वेग विस्थापन, तो इसमें ये एंगल जो थीटा है वो कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, तो इस थीटा की इसके अगर अपने यहाँ से ये सरल रेखा की ढाल निकालें तो सरल रेखा की ढाल कितनी आएगी, वो आएगी माइनस में आएगी, ढाल मतलब आपको कौन सा थीटा निकालना है टेन थीटा, वो आएगा लंब बट्टा आधार, तो लंब कितना है लंब वेग है और आधार पर कौन है x, तो ये आएगा माइनस का dv बट्टा में dx, और जब आपको ग्राफ दिया जाए वेग और विस्थापन के बीच में तब त्वरण का मान कितना आएगा, वो आएगा a बराबर v और dv बट्टा में dx, ये आएगा, और dv बट्टा dx कितना है, तो dv बट्टा dx है वो है v का v और dv बट्टा dx का मान है माइनस का टेन थीटा, ठीक है, लास्ट में मान टेन थीटा के रूप में लाना है, तो ये आएगा v का मान कितना है अधिकतम मान, v का मान आपको दिया हुआ है 4 मीटर प्रति सेकेंड, तो ये 4 गुणा में टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, तो टेन थीटा की वैल्यू आएगी 60 डिग्री, कितना डिग्री 60 डिग्री, और टेन 60 का मान कितना डिग्री होता है √3 होता है, कितना होता है √3, तो इसका आंसर कितना आएगा 4√3 बट्टा 4√3 और मीटर प्रति सेकंड। ये अलग प्रश्न है थोड़ा सा, ये वेग विस्थापन ग्राफ है, उसमें त्वरण पूछा तो फॉर्मूला होता है a बराबर v dv बट्टा dx, अब dv बट्टा dx क्या होगा, वो होगा टेन थीटा, क्योंकि थीटा दिया आपको, dv बट्टा dx नहीं दिया, टेन थीटा दिया है, थीटा का मान आपको दे रखा है तो हम इससे मान निकाल देंगे 4√3 मीटर बट्टा सेकंड स्क्वायर। आगे चलते हैं। एक वस्तु का विस्थापन x समय t के साथ
एक्स का मान दिया आपको, कितना दिया हुआ है, -1/3 टी स्क्वायर प्लस 16t प्लस में 3 है। एक्स मीटर में तथा टी सेकंड में वस्तु द्वारा विराम में आने में लगा समय। विराम में आने का समय का मतलब है कि वेग 0 हो गया है, तो मतलब आपको x से क्या निकालना है, v निकालना है। तो v बराबर क्या होता है, dx/dt, यानी कि x का t के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन। कब, जब x का मान t का फलन हो, t के रूप में दिया हुआ है, तो इस x का करेंगे अपने अवकलन। तो d/dt, x की वैल्यू रखेंगे -1/3 टी स्क्वायर प्लस 16t प्लस में 3, ये है। अवकलन करेंगे तो इस रकम का अवकलन करेंगे तो आएगा -1/3 गुणा में 2, 2 आगे और 1 पावर कम हो जाएगी, यानी 2 - 1 पावर कितनी बचेगी, 1, प्लस में 16 टी के सापेक्ष कितना होता है, 1 होता है, और 3 एक अचर संख्या, अचर संख्या का अवकलन कितना होता है, 0। तो कुल मिला के v बराबर आएगा -2/3 टी प्लस में 16। अब ये कह रहा है कि वेग 0 कर देना है, तो यानी कि v की जगह 0 कर दो आप, -2/3 टी प्लस में 16, तो ये आएगा 2/3 टी, ये इधर आते प्लस का हो जाएगा 16, तो टी बराबर कितना आएगा, 16 गुणा में 3/2, इसे कटेगा तो कितना आएगा, टी बराबर कितना सेकंड आएगा, 24 सेकंड आएगा। टी बराबर 24 सेकंड, ये आ जाएगा। आसान प्रश्न है बिल्कुल। आगे चलते हैं हम। तो अच्छा, मतलब तैयारी और ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपका छूटेगा भी नहीं। एक निश्चित दिशा में गतिशील कण के लिए चाल समय आरेख इस प्रकार प्रदर्शित है, कण द्वारा 0 से 10 सेकंड के बीच तय दूरी। तो चाल समय ग्राफ है, चाल समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है, ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वो दूरी के क्या होगा, बराबर होगा। दूरी बराबर आएगा ये क्षेत्रफल प्लस में ये क्षेत्रफल, दोनों समकोण त्रिभुज हैं तो डबल है ये, तो कितना आएगा, 1/2, इसका कितना होगा क्षेत्रफल, तो ये 0, ये 5 मान लेंगे हम, तो 0 से 5, तो इसका आधार कितना है, 5, और ऊंचाई कितनी है, 0 से 12, यानी कि 12। इसी प्रकार दूसरे का भी 1/2 गुणा 5 गुणा 12, तो ये आएगा 6, यानी कि ये 30 प्लस 30 कितना आ जाएगा, 60 मीटर आ जाएगा। चाल समय ग्राफ हो और फिर दूरी पूछे या वेग समय ग्राफ हो, विस्थापन पूछे, तो उस ग्राफ का क्षेत्रफल ज्ञात कर देना है, बस हो जाएगा काम। आगे चलते हैं। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु का वेग समय ग्राफ। तो कोई वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकेंगे तो आपको पता है त्वरण का मान कितना है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि इसको मैं ऐसे लिखा है कि वेग का मान, ऊपर जाएगा तो वेग कम होगा, कितना कम होगा, वेग का मान हर सेकंड 9.8 मीटर प्रति सेकंड कम होता जाएगा, हर सेकंड। यानी कि मान लो पहले जो वेग है वो मान लो 98, तो अगला कितना हो जाएगा, 9.8 कम हो जाएगा, यानी कि फिर वो लगभग 89 पॉइंट समथिंग रहेगा। ऐसे हर सेकंड वेग कितना कम होता जाएगा, 9.8। तो अगर मैं वेग और समय के साथ ग्राफ खींचूं तो वेग का मान लगातार क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, लेकिन एक फिक्स मान में कि हर बारी कितना कम होगा, 9.8। तो जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, सरल रेखीय ग्राफ आएगा, ये ग्राफ ऐसे ग्राफ आएगा, सीधी रेखा। ठीक है, आगे चलते हैं। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर वस्तु का वेग समय के साथ रैखिक रूप से कम होता जाता है, अंत में शून्य हो जाता है। तो वेग समय ग्राफ कैसा होगा, देखिए ग्राफ होगा। एक फुटबॉल खिलाड़ी एक किस गेंद की क्षितिज से 37 डिग्री कोण पर, तो ये अब 37 डिग्री कोण के मतलब प्रक्षेप्य का प्रश्न है, ये हम नहीं करेंगे, तो प्रक्षेप्य का प्रश्न हमारे को करना नहीं है। तो क्या होगा, इसका आंसर तो लगा देते हैं, फिर भी 19.2 मीटर आएगा। कितना है, 19.2 मीटर आएगा। आगे चलते हैं। एक वस्तु एक मीनार की छत से मुक्त रूप से गिरती है तथा इसकी गति के अंतिम सेकंड में कुल दूरी का 7/16वां भाग तय करती है। वस्तु द्वारा गति पूर्ण करने में लगा समय। तो एक मीनार की छत से वस्तु गिरती है, ऐसे आ रही है,
मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो टोटल दूरी है वो कितनी है, s है, ठीक है। और इसको यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा है वो n सेकंड है। कितने सेकंड है, n सेकंड। तो इस s का मान कितना होगा, तो इस s का मान होगा, तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग कितना है, 0। तो हम गति की दूसरी समीकरण से यानी कि a से b तक हम दूसरी समीकरण लगा दें तो s का मान कितना आएगा, वो आएगा ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ए का मान कितना है, g है, चलो a लगा देते हैं। तो a बराबर तो है g और u बराबर कितना है, 0। s बराबर u का मान 0 है तो 0 गुणा t प्लस में 1/2 g, टाइम का मान कितना है, n सेकंड लगे हैं, s बराबर आएगा 1/2 gn स्क्वायर। तो टोटल विस्थापन कितना है यहाँ से यहाँ तक, 1/2 gn, ठीक है। अब कह रहा है कि तथा इसकी गति के अंतिम सेकंड में कुल दूरी का 7/16 वहां भाग तय करती है वस्तु द्वारा गति पूर्ण करने में लगा समय। तो अंतिम सेकंड मान लेते हैं कि यहाँ थी और अंतिम सेकंड में यहाँ से यहाँ तक पहुंचे, लेकिन ये कितनी दूरी है, तो ये 9वें सेकंड में जो दूरी तय की है वो है कितनी, 7/16 भाग है कितना, किसका, कुल दूरी का। कुल दूरी का कितना भाग है, 7/16 भाग है। तो 9वें सेकंड में तय की गई दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है 9वें सेकंड में तय की गई दूरी का फॉर्मूला u प्लस g/2 और 2n-1 ये होता है। sn का मान पता है आपको, 9वें सेकंड में तय की दूरी कितनी है, 7/16। s बराबर u का मान 0 है ही, ये होगा g/2 और 2n-1, ठीक है। अब s का मान रखना है, s का मान कितना है, ये आएगा 7/16 गुणा में s का मान हमने निकाल रखा है 1/2 gn स्क्वायर बराबर g/2 और 2n-1। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा ये। अब क्या आएगा मान वो देखो आप, तो इसमें आप g का मान है वो, g का मान रखने की जरूरत नहीं, g से g कट जाएगा, g से g क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसको करना है आपको सोल्व, कैसे सोल्व करेंगे वो देखना है अब आपको। तो 7/16 हो गया, तो ये आएगा ये आ गया 2n-1 बराबर 7/16 n स्क्वायर, यही आ गया। 16 को इधर भेज दो, 16 को इधर भेजेंगे तो आएगा 16 और 2n-1 बराबर 7n स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सेट करके लिखते हैं, 16 2 32n-16 बराबर 7n स्क्वायर, इसको इधर भेज देंगे तो आएगा 7n स्क्वायर माइनस 32n प्लस 16 बराबर 0। ये इक्वेशन बनेगी द्विघात समीकरण, इससे आपको n का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे तो वो देख लेते हैं। तो क्या आया है, 7n स्क्वायर प्लस माइनस 32n माइनस का है, माइनस का 32n और प्लस में 16 बराबर कितना है, 0। तो अब इसके सीधे गुणनखंड नहीं होंगे, सीधे गुणनखंड नहीं होते तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, सीधी धाराचार्य सूत्र लगाते हैं, सीधी धाराचार्य सूत्र। सीधी धाराचार्य सूत्र क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, यही होता है। n का मान ये आएगा, तो कैसे निकालेंगे, माइनस का b, सिर्फ n, एक n की स्क्वायर है और ये n है, n के साथ जो गुणा में होता है वो b होता है, तो ये माइनस का है, तो माइनस b का मान है -32 प्लस माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि 32 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, -32 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a का मान कितना है, तो a ये होता है, n के साथ गुणा में तो वो a होता है, तो 4 गुणा 7 और c का मान कितना है, 16 है, ठीक है। और बट्टा में 2a, तो 2a मतलब 2 गुणा में 7 हो जाएगा। और अब इसको हल करना है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 32 प्लस का 32 हो जाएगा ये, और प्लस माइनस 32 का स्क्वायर कितना होता है, तो 32 का स्क्वायर होगा 4
और 6 और 6 और 9, 4, 12 और 1000 24। 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1024 हो जाएगा। यही होगा, 3 2 6 और ये हो जाएगा। तो ये आएगा 1032 माइनस ये होगा 16 चौके 64 और 64 को 7 से गुणा करें तो कितना आएगा? 7 चौके 28, 2 और 7 छक 42 और 2 44। ये आएगा 448। 448 बट्टा में कितना आएगा? 14 आएगा। अब 1032 में से 448 आपको घटाने हैं तो कितना आएगा? ये 552 और 32 कितने हो गए? 552 और 32 हो गए 584। तो 32 प्लस माइनस 584 हो जाएगा। बट्टा में कितना है? 14 ही। ठीक है, और 584 किसका वर्गमूल होता है? तो 584 किसका वर्गमूल होगा? 625 होता है 25 का, और 625 इसका अपने वर्गमूल निकाल लेते हैं। 584 2 दूए 4, वर्गमूल करेंगे अपने 184, ये 4 और कितने से करें इसको? 4 चौके 16, ये 4, लगभग ये कितना आएगा? प्लस माइनस 24 आएगा। बट्टा में सॉरी ये ऐसे, अब कितना आएगा? ये लगभग 24 का वर्ग होता है 576 प्लस माइनस 24 बट्टा में 14। ठीक है, अब क्या करेंगे कि या तो ये आंसर आएगा n का मान 32 प्लस 24 बट्टा 14, या आएगा 32 माइनस 24 बट्टा 14। ये दो मान संभव है इसके। तो 32 प्लस 14 24 कितना होगा? तो ये होगा 6 और 5 56, तो ये आएगा 14 चौके 56 यानी कि 4 सेकंड। और आगे वाला कितना होगा? तो आगे वाला होगा 8 बट्टे में 14, वो आएगा 4 बट्टा 7 सेकंड। तो अब अपने जो ऑप्शन है, वो क्या है? अपने जो ऑप्शन है 4 और 7 दोनों आ रहे हैं, तो अपना जो ऑप्शन है वो सही कौन सा हो जाएगा? 4 सेकंड हो जाएगा। ऐसे कर देंगे इसको। आगे चलते हैं। एक वस्तु को 45 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है। एक दूसरी वस्तु को पहली वस्तु के गिराने के ठीक 2 सेकंड बाद यू वेग से नीचे की ओर फेंका जाता है। यदि दोनों वस्तुएं जमीन पर एक साथ पहुंचती है तो यू का मान होगा। तो दो वस्तु है, ये वस्तु ए है और ये वस्तु बी है। पहली वस्तु को दोनों कितनी ऊंचाई से गिराया जाता है? 45 मीटर। अब बी को कब गिराया जाता है? ए से गिराने के बाद 2 सेकंड बाद। और आपसे किसका मान पूछा है कि इसको तो छोड़ा गया है, इसका प्रारंभिक वेग कितना है? 0 गिराया जाता है, और दूसरी को नीचे की ओर फेंका जाता है, यानी कि इसका वेग 0 नहीं है, और यही वेग आपसे पूछा है, बी का वेग आपसे पूछा है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमारे को ये आइडिया लगाना है कि बी को यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा। इसके लिए आप ए का टाइम निकाल लीजिए। तो ए का टाइम निकालने के लिए आपके पास क्या है? तो यू ए के लिए क्या क्या दिया आपको मान? u बराबर 0 दिया हुआ है, और s बराबर कितना दिया हुआ है? 45 मीटर। तो आपको क्या ज्ञात करना है? टाइम ज्ञात करना है, और त्वरण का मान पता है कितना? a बराबर g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये गति की दूसरी समीकरण लग सकती है इसमें, जो डाटा दिया हुआ है। तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। s बराबर u का मान तो 0 गुणा टी प्लस 1/2 गुणा में 10, और t का मान कितना है? t का मान तो आपको ज्ञात करना ही है। तो अब ये इस s का मान कितना दिया हुआ है? 45 दिया हुआ है। s का मान 45 दिया आपको, तो क्या आएगा? तो ये आएगा 5, तो टी स्क्वायर बराबर आएगा 45/5, कितना आएगा? ये 9। टी बराबर कितना आएगा? √9 बराबर 3 सेकंड।
यानी कि ए को धरातल पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड। अब देखिए ए को 3 सेकंड लगा है और बी को कब फेंका गया है, 2 सेकंड बाद, और दोनों साथ पहुंच रही है, तो आप बताइए कितना टाइम लगेगा। तो बी को जो टाइम लगेगा वो होगा 3 - 2, कितना सेकंड लगेगा, 1 सेकंड ही लगेगा। कितना सेकंड, 1 सेकंड। तो फिर हम गति की ये समीकरण लगा देंगे, कौन सी, दूसरी, बी के लिए। तो बी के लिए लगाएंगे तो एस का मान तो 45 और यू का मान आपको ज्ञात करना है, टाइम कितना है, 1 सेकंड प्लस हाफ इंटू में जी का मान 10 और टी का मान कितना है, 1 का स्क्वायर। तो ये आएगा 45 बराबर u प्लस 5। तो u बराबर कितना आएगा, 45 - 5 बराबर 40 मीटर प्रति सेकंड। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 40 मीटर प्रति सेकंड। आगे चलते हैं, अब दोनों ही बार गति की दूसरी समीकरण लगा के हम सोल्व कर देंगे। दो ट्रेनें हैं, दो समांतर रेलवे ट्रैक्स के अनुदिश समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। यदि हवा यू चाल से ट्रैक के अनुदिश बह रही है एवं हवा के सापेक्ष ट्रेनों के आपेक्षिक वेगों का अनुपात 1:2 है, तो प्रत्येक ट्रेन की चाल क्या होगी। इसको अपने आगे जो दिया उससे समझ लेंगे कि दो ट्रेन है, एक ट्रेन ए है वो इधर जा रही है और ट्रेन बी है वो इधर जा रही है, लेकिन हवा इधर जा रही है, हमने मान लिया। हवा कितने वेग से चल रही है, यू वेग से। तो मतलब ट्रेन ए तो हवा की दिशा में चल रही है और ट्रेन बी है वो हवा की विपरीत दिशा में। आपको पता है कि अब समझ लिए ट्रेन है वो हवा में चल रही है, तो अब ट्रेन ए तो हवा की दिशा में चल रही है तो उसका वेग ज्यादा होगा क्योंकि हवा उसके वेग को बढ़ाएगी। लेकिन एक ट्रेन है जो इसके विपरीत दिशा में चले तो हवा उसको रोकेगी। तो जो ट्रेन ए का वेग होगा, ट्रेन ए का हवा के सापेक्ष वेग कितना होगा। दोनों ट्रेनें बी चाल से चल रही है, दोनों ट्रेनों की चाल खुद की चाल बी है, लेकिन हवा वाला और सहयोग देगी तो ट्रेन ए की जो चाल होगी वो कितनी होगी, वो VAT, यानी कि ए की ट्रेन एयर के सापेक्ष, ट्रेन ए की हवा के सापेक्ष, हवा के लिए विंड कर देता हूं मैं, VAW, वो कितना होगा, वो होगा V + U, क्योंकि हवा बढ़ाएगी चाल। लेकिन ट्रेन बी की क्या होगी, ट्रेन बी की जो होगी वो चाल घटेगी, यानी कि ये होगा U - B। ये तो U - B क्या करेंगे, B - U कर देते हैं, V - U, ये V + U है और ये V - U है। लेकिन आपको दे रखा है कि इन दोनों ट्रेनों की हवा के सापेक्ष चालों का अनुपात कौन सी का, हवा के सापेक्ष ट्रेनों की अपेक्षिक चाल, यानी कि आपको मान दिया हुआ है VBW बट्टा में VAW, हवा के सापेक्ष ट्रेन बी का चाल बट्टा में हवा के सापेक्ष ट्रेन ए की चाल का अनुपात कितना दिया हुआ है, 1:2। मैंने इसको क्यों ऊपर रखा है, क्योंकि इसका V - U है, तो ये चाल कम होगी और ये चाल ज्यादा होगी। तो ज्यादा वाली कौन सी है, BAW, इसके आगे 2 लिया, VBW उसके आगे 1 लिया। VBW का मान कितना है, वो है V - U, और ये है V + U बराबर 1/2। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, 2 V - U बराबर आएगा V + U, ये आएगा 2 V - 2 U बराबर V + U। कितना मान आएगा ये, तो 2U को इधर भेज दो और V को इधर भेज दो, तो 2V - V बराबर U + 2U, ये इधर आते ही माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस प्लस वाला इधर आते ही माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा V बराबर 3U। कितना आएगा, 3U। तो दोनों ट्रेनों की जो बराबर चाल होगी वो कितनी होगी, 3U हो जाएगी। कितनी U हो जाएगी, 3U हो जाएगी। आप आराम से समझ जाएंगे इस प्रश्न को, एक बार आप जब इसका व्याख्या देखेंगे तो आराम से आप समझ जाएंगे। तो ये काइनेमेटिक्स के इन 30 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन है। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अब हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत समझने में कठिनाई हो रही हो, तो इसके लिए आप रूटीन में एक बार और आप पूरा जो आपकी NCERT बुक है उसकी थ्योरी पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन आप निकालने बैठेंगे तो आपको और आसानी होगी। आपको प्रैक्टिस करनी होगी ज़्यादा से ज़्यादा, तब आपको समझ में आएगी। और इसके लिए आपको बुक भी NCERT साथ ये बुक रखेंगे तो और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगला टॉपिक होगा अपना वेक्टर, तो आप वेक्टर थोड़ा पढ़ लीजिए साथ साथ, तो अपने वेक्टर की बात करेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं, नमस्कार।